नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अर्थात कृषि प्रसार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, जो जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्षों की जो भी विभिन्न एग्रीकल्चर की जो परीक्षाएँ हैं उसमें पूछे गए हुए प्रश्न हैं और कुछ आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, तो उसी पर हम सभी लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न था कि IVLP कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा करी गई। आपके ऑप्शन थे कि भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो इसका सही जवाब था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है तथा भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा 1995 में इसे प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में क्या किया जाना, जमीनी स्तर पर संपर्कों को स्थापित करना, ये इसका कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी उद्देश्य भी पूछ सकता है कि संभवतः जो आपका ये प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो वैज्ञानिक और किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संपर्कों को साधना, या फिर आपसे अगर सन पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 1995 में शुरुआत हुई। अब हम सभी लोग इसके आगे बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या हैं। ठीक है, हमारी सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्राथमिक स्कूल की सहायता हेतु, पंचायत की सहायता हेतु, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता हेतु, या सदस्यों की स्वयं सहायता हेतु। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, एक ही सामाजिक आर्थिक सहायता समूह जो होते हैं दोस्तों, ये एक ही पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक स्वैच्छिक संगठन होता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह है क्या, कुछ लोगों के द्वारा आपस में जब मिल करके एक स्वैच्छिक संगठन बनाया जाता है तो उसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इसका कैसे यह कार्य करता है, तो इसमें जो सदस्य होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग के माध्यम से समस्याओं के समाधान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए कि इसकी स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कब की गई, तो वर्ष 1992 के आसपास इसकी शुरुआत करी गई थी। तो स्वयं सहायता समूह दोस्तों हैं बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, तो एक प्रकार के स्वैच्छिक संगठन है जिसके जो सदस्य होते हैं आपस में मिलकर के एक दूसरे की सहायता करते हैं। और इस संगठन से जुड़े बैंकों को, जो इस संगठन से जुड़े बैंक होते हैं उनको नाबार्ड जो होता है ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, जिसे जो इससे जुड़े सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है सदस्यों की स्वयं सहायता हेतु। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 1992 में शुरू किया गया। तो प्रायोगिक परियोजना के रूप में इस प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसे 1992 में शुरू किया गया। तो गांव में स्वयं सहायता समूह किस लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं दोस्तों। जो मान लेते हैं किसी 4, 5 या 10 लोगों का एक समूह हो गया, ठीक है, और वो किसी प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो जो इससे जुड़े, जो इस संगठन से जुड़े जो बैंक होते हैं उनको नाबार्ड क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है और वह सदस्य व्यवसाय में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, और इसी तो सदस्यों की स्वयं सहायता हेतु यह एक प्रकार से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, और यह कैसा संगठन है, तो एक स्वैच्छिक संगठन है, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप उसमें शामिल ही हो। खैर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं, बात किया जा रहा है यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है इनका कौन सा दायित्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दायित्वों की बात की जा रही कि कौन सा इसका दायित्व नहीं। अब हम सभी लोग अपने विकल्पों की बात करते हैं जो आपके ऑप्शन दिए गए। आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, जो आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, क्या यह दायित्व नहीं। व्यवसायिक प्रशिक्षण, या फिर कौशल समाहित प्रशिक्षण, या आधारभूत अनुसंधान।
तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुसंधान इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र का जो कृषि विज्ञान केंद्र उसके दायित्वों में शामिल नहीं है। बाकी आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल समाहित प्रशिक्षण, ये दोस्तों कृषि विज्ञान के दायित्वों के अंतर्गत शामिल है। अब यहाँ पर हम सभी लोग कृषि विज्ञान केंद्र पर बात करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि कई बार दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम सभी लोग बात करते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की अगर बात की जाए तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1974 में पदुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस कमेटी के आधार पर इसकी सिफारिश की गई, मतलब किस कमेटी के आधार पर इसकी दोस्तों स्थापना करी गई, तो मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर करी गई। अगर आपसे वर्ष पूछा जाता है कब किया गया, तो वर्ष 1974 में किया गया। कहाँ किया गया, तो पदुचेरी में पहले विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। अब इसके कार्यों की अगर बात की जाए, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको यह संपादित करने का कार्य करता है, तो ग्रामीणों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्या करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो ग्रामीणवासी होते हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि लोग क्या करें, स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है, अपनी आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए कुछ उन्नति कर सकें। और यह आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण से तात्पर्य क्या होगा, आपको किस चीज़ की नीड है, ठीक है, उसी के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर आपको ए की नीड है और बी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो ये प्रशिक्षण किसी काम का नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे आपकी नीड होगी उस आधार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान कराए जाएंगे, ठीक है। कौशल समाहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, खेतों में जाकर अनुसंधान किया जाएगा और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र के दायित्वों में या फिर कह सकते हैं कि कार्यों में शामिल है। तो आइए नोट करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। समिति की अगर बात की जाए, किस समिति की रिपोर्ट पर, समिति कौन सी है, तो मोहन सिंह मेहता समिति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, ये हो गई दोस्तों समिति जिसकी रिपोर्ट पर इसका आरंभ किया गया, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्रों का। और कब किया गया, अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया, तो वर्ष 1974 में किया गया। वर्ष 1974 में किया गया। और कहाँ किया गया, तो जब बात कहाँ की होगी, तो वर्ष 1974 में पदुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर हम सभी लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। अच्छा, जो आपके ऑप्शंस में दिए गए उनको नहीं नोट करते हैं, थोड़ा स्पेस भी कम है, तो जो अतिरिक्त है कुछ उनको नोट कर लेते हैं। जैसे कि खेतों में जाकर के अनुसंधान करना, ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। खेतों में जाकर के अनुसंधान करना हो गया आपका। ग्रामीणों को व्यवसायिक प्रशिक्षण, ये तो आपके ऑप्शन में दिया गया। और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, ठीक है,
ये हो गया आपका आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण। कौशल समाहित प्रशिक्षण आपका ऑप्शन में ही दिया गया, और सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो ये हो गया सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है। तो अगर बात की जाए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की, तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1974 में पदुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में हम सभी लोग नजर डालें, तो व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, कौशल समाहित प्रशिक्षण, खेतों में जाकर अनुसंधान करना, और सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों दायित्वों में या फिर कार्यों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है। कह रहा है कि शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में, पहले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि ग्राम, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अशिक्षित जो है बाहुल्य संख्या में, तो अच्छा संचार का माध्यम क्या हो सकता है, साहित्य का प्रसार। कह रहा है वहाँ पर साहित्य का प्रसार क्या एक अच्छा संचार का माध्यम होगा, या फिर बैठकों का आयोजन किया जाना, ठीक है, 8-10 लोगों को बुलाना, बैठक करना, या फिर फोन वार्तालाप या प्रदर्शन आयोजित करना। तो अगर बात की जाए दोस्तों शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्रामों के लिए अच्छे संचार माध्यम की, तो प्रदर्शन आयोजित करना एक अच्छा संचार माध्यम साबित हो सकता है। तो शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में ऐसे संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनमें लोगों को आसानी से बात समझाई जा सके। जैसे कि आपके हो गए फिल्म का प्रदर्शन करना, चलचित्र हो गए, ठीक, कठपुतली, फ्लैश कार्ड, ये सभी हो जाएंगे इसके अंतर्गत। कौन कौन से चलचित्र हो गए आपके, प्रदर्शन, फिल्म, कठपुतली, फ्लैश कार्ड, ये सभी हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि मैनेज स्थिति है। कह रहा है कि जो मैनेज स्थित कहाँ पर है। आपका ऑप्शन कौन कौन से हैं, पुणे, मुंबई, मुंबई में, इंदौर में, पुणे में, या फिर हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद में। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है मैनेज की। तो मैनेज किसे कहते हैं, मैनेज है क्या, तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। कौन सा, तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, इसे हम सभी लोग मैनेज, इसका वो हो गया शॉर्ट फॉर्म, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो मैनेज की अगर बात की जाए है क्या, तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, मैनेज, कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं तेलंगाना। अब कुछ अन्य अगर संस्थानों की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि क्रीडा, आपका क्रीडा हो गया, क्रीडा की अगर बात की जाए, जैसे कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान,
यह कहाँ स्थित है? तो यह भी हैदराबाद में स्थित है। अगला हमारा कौन सा रहेगा? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों मुंबई में स्थित है। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश इंदौर में। तो एक बार फिर से नज़र डालते हैं सब पर। मैनेज अर्थात मैनेज की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जिसे क्रीडा भी कहा जाता है तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित। जब बात होगी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की तो यह मुंबई में स्थित है, जबकि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में यह भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जन सहभागिता सहायक है। जो जन सहभागिता है किसमें सहायक है? नेतृत्व विकास में, सतत प्रगति लाने में, समस्याओं को महसूस करने, ठीक है, तथा उनका हल ढूंढने में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो जो जन सहभागिता है दोस्तों यह सभी में हो जाएगी, इसलिए तो थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर आप लगा लेंगे तो यह प्रश्न सही हो जाएगा। जैसे कि जन सहभागिता, अगर आप किसी चीज़ में भाग लेते हैं, लोगों के मुद्दों में या चर्चों में, तो क्या होगा? आप में एक नेतृत्व का विकास भी हो सकता है, विचारों को आदान प्रदान होगा, कुछ आप नई चीज़ें सीखेंगे, तो कह सकते हैं कि सतत प्रगति भी हो सकती है। और हो सकता है आपकी कुछ ऐसी समस्याएं हों जो किसी दूसरे की समस्याओं से मेल खाती हों और उसके आपके जो उसके उपाय हैं वो आपको पता चलें। तो समस्याओं को महसूस करने या फिर आप अपने विचारों से किसी दूसरे की समस्या को हल कर सकें तो उनका हल ढूंढने में मदद मिलती है। तो जन सहभागिता किसमें सहायक है दोस्तों? सभी में सहायक है। जन सहभागिता नेतृत्व के विकास में, सतत प्रगति लाने में, किसी भी समस्या को महसूस करने तथा उनका हल ढूंढने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या रहेगा उस पर बात करते हैं। कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली है। कह रहा कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसकी सुधरी हुई जो प्रबंध प्रणाली है वह कौन सी? आपके ऑप्शन है ALP, ND, T&B प्रणाली या फिर ORP। तो पहले समझते हैं, फिर इसका सही उत्तर उस पर बात करेंगे। तो कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली दोस्तों जो ट्रेनिंग एंड विजिट अर्थात प्रशिक्षण और भेंट व्यवस्था है, तो अगर इसकी इसी हिसाब से बात की जाए तो आपका C विकल्प सही हो जाएगी। अच्छा, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है जिसे हम प्रशिक्षण एवं भेंट व्यवस्था भी कहते हैं, तो कृषि प्रसार सेवा का यह दृष्टिकोण वर्ष 1973 में बैनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली कौन सी हो जाएगी आपकी? T&V, इसे ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। अगर हिंदी वर्जन की बात की जाए तो प्रशिक्षण एवं भेंट व्यवस्था भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर इसका जो प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था तो वर्ष 1973 में बैनोर महोदय के द्वारा किया गया था, बैनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर इसके कुछ उद्देश्यों की बात की जाए तो यह एक ऐसी व्यावसायिक प्रसार सेवा निर्मित करना, एक ऐसा व्यावसायिक प्रसार सेवा को निर्मित करना जो कृषकों को उनकी पैदावारी और आय बढ़ाने में सहायता प्रदान करे।
कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जो भी पैदावार है, उपज है, उसको बढ़ाने के साथ साथ उनकी आय में भी बेहतरी हो, ठीक है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो, ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म नोट करते हैं, क्योंकि कई बार सीधे तौर पर इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? टी एंड बी सिस्टम, ठीक है। तो टी एंड बी सिस्टम की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? जब प्रतिपादन पर आता है बात, किसके द्वारा किया जाएगा? तो वर्ष 1973 में बैनोर द्वारा। अब इसके उद्देश्य पर बात करते हैं। एक ऐसी व्यवसायिक प्रसार सेवा निर्मित करना जैसे कि जो कृषकों को उनकी पैदावार, तो सीधे तौर पर लिखते हैं कि कृषकों की पैदावार व आय बढ़ाने में मदद करना। तो ये हो गया दोस्तों ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वयं सहायता समूह का गठन एक उद्देश्य से हुआ। अभी हमने इससे पूर्व भी एक प्रश्न पर बात की स्वयं सहायता समूह के गठनों को लेकर के। खैर फिर से बात करते हैं, जब प्रश्न आया हुआ है तो इसके उद्देश्य की बात की जा रही है। स्वयं सहायता समूह का गठन एक उद्देश्य से हुआ है। कौन से वो उद्देश्य है? आपके ऑप्शन दिए कि मितव्ययी बनाने हेतु, आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने हेतु, लघु उद्योगों को चलाने हेतु, समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने हेतु। तो पहले समझते हैं तो स्वयं सहायता समूहों का गठन है क्या? एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें कुछ लोग शामिल होते हैं और जो भी है अपने व्यवसायिक बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने हेतु अगर इस परियोजना की बात की जाए, अभी हमने पूर्व में बात किया था कि इसकी शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 1992 में किया गया था। तो अगर इसका सही जवाब है तो होगा दोस्तों क्या होगा? इसका डी सही जवाब हो जाएगा कि समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्वों को मजबूत करना। जैसे मान लेते हैं 10 लोग अगर स्वयं सहायता समूह में शामिल हैं, अगर उनकी बेहतरी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो समाज का एक तबका भी कह सकते हैं कि बेहतर होगा, ठीक है। तो वही है कि समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत किया जाना स्वयं सहायता समूह के संगठनों का उद्देश्यों में शामिल है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि ग्राम विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती। कह रहा है कि जो ग्राम विकास परियोजनाएं होती हैं उसकी सफलता किस पर निर्भर नहीं करती। प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, तब उसके ऑप्शन पर नज़र डाली जानी चाहिए। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर ग्राम विकास परियोजना की सफलता किस पर निर्भर नहीं करती? कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, लाभार्थियों की सहभागिता पर, या फिर कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर। तो आपका सही जवाब क्या है? ए और बी दोनों। कह रहा ग्राम विकास जो परियोजनाएं होती हैं उनकी सफलता कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर निर्भर नहीं करती। ये थोड़ा
कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है दोस्तों। कार्यकर्ताओं के देखो, ग्राम विकास जो परियोजना की सफलता है इस पर निर्भर नहीं करती। तो ग्राम विकास परियोजना की सफलता कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर और कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर निर्भर नहीं करती। कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर ए और सी होना चाहिए। सहभागिता पर तो निर्भर करेगी, क्योंकि कोई भी विकास परियोजना का निर्धारण या उसकी कह सकते हैं कि सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें कितने लाभार्थी शामिल हैं या कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया। तो ग्राम विकास की परियोजना की जो सफलता है कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है। मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन कह रहा है किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपके विकल्प कौन कौन से? शक्ति, दुर्बलता, प्रभाव या फिर उपरोक्त सभी। मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति का विश्लेषणों का उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे उसमें जो कमियां हैं, लाभ, शक्ति, प्रभाव का ज्ञान हो सके। ठीक है। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए उसके लाभ एवं दोषों को ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी दोस्तों। शक्तियाँ उसकी कौन सी हैं, दुर्बलताएं उसकी कौन सी हैं, क्या प्रभाव है इन चीज़ों का, इन सब की जानकारी के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अधोलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कारण क्या है आपका? ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की तुलना में वीडियो फिल्म अधिक प्रभावी। और आर, वीडियो फिल्म में दोनों ज्ञानेंद्रियों सम्मिलित हैं जबकि रेडियो में केवल एक सम्मिलित है। जाहिर सी बात है कि अगर जैसे कि रेडियो क्या करेंगे, आप सुन रहे हैं सिर्फ, अच्छा जैसे जो अब वीडियो है, वीडियो फिल्म है, तो उसमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो पहले आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए? ए सत्य है पर आर असत्य है, आर सत्य है पर ए असत्य है। ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको सही से हल किया जाना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण जैसे जो रेडियो होता है वो सिर्फ क्या करता है, उसको इंसान सुनता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रेडियो की तुलना में वीडियो फिल्म अधिक प्रभावी होगी। किसी भी चीज़ को लोग देख करके अच्छे से समझेंगे सिर्फ सुनने की बजाय। आपका अगला आर दिया गया है कि वीडियो फिल्म में दोनों ज्ञानेंद्रियां सम्मिलित होती हैं जबकि रेडियो में सिर्फ एक। तो सही बात है, वीडियो फिल्म में दोनों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, देखना भी और सुनना भी। तो ये हो गया आपका सही जवाब सी इसका। अच्छा, अगर कुछ श्रव्य सामग्रियों की बात की जाए तो आपके रेडियो हो गए, टेलीफोन, टैप, ये सभी कुछ श्रव्य सामग्रियों के अंतर्गत आएंगे। और श्रव्य दृश्य की अगर बात की जाए तो फिल्म, टेलीविज़न, फिल्म स्लाइड, ये सभी दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आएंगे, पूछी भी जाती हैं। श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री रेडियो, टेप हो गया, ये सभी हो गया। ठीक है। श्रव्य दृश्य की अगर बात की जाए फिल्म हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म स्लाइड हो गई, ये सभी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि प्रशिक्षण का कौन अंग नहीं है। कह रहा है कि जो प्रशिक्षण उसका कौन सा एक अंग नहीं। आपके ऑप्शन दिए गए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या फिर पारितोष। तो दोस्तों पारितोष जो है प्रशिक्षण का अंग नहीं है। प्रशिक्षण है क्या? तो प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के होते हैं अथवा कार्यकर्ता अपने उपयुक्त विचारों, क्रियाओं, कार्यक्षमता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण तथा अभिवृत्ति के द्वारा अपने वर्तमान भविष्य के कार्यों को ठीक ढंग से पूर्ण करता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि प्रशिक्षण का कौन सा अंग
नहीं है, इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो पायतोड़ दोस्तों जो रिवार्ड है वो प्रशिक्षण कांग नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।